भाई लोगों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल फिजिक्स विद अंकुर सर में। ये वीडियो आपके लिए बहुत काम की होने वाली है। बहुत से बच्चे मेरे यूट्यूब की वीडियो पे लिख रहे हैं कि सर कमेंट्स में, पहली बाय द वे मैं आपके सारे कमेंट्स का आंसर देता हूं, आपके सारे कमेंट्स का रिप्लाई करता हूं। मेरी बात समझिए, बच्चे मेरे से बोल रहे हैं कि सर फिजिकल केमिस्ट्री बता दीजिए, क्या करें सर, कहां से क्वेश्चन करें, ओवरऑल केमिस्ट्री में क्वेश्चन कहां से करने चाहिए, उसकी वीडियोस में आपको डाल चुका हूं। एनसीईआरटी करनी चाहिए, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर करनी चाहिए और नीट के 38 ईयर्स के पीवाईक्यू करने चाहिए आपको केमिस्ट्री में एंड के 40 दिनों में। और आपको आपके जिस भी टीचर से आपने पढ़ा है उसके नोट्स रिवाइज करने चाहिए। ये आपके फाइनल क्वेश्चन सॉल्विंग का तरीका होना चाहिए। उसका रीजन ये है कि मैंने 2025 के केमिस्ट्री के पेपर का एनालिसिस डाला था, जिसको आपने बहुत प्यार दिया उस वीडियो पे। इस छोटे से चैनल पे 20,000 व्यूज आ गए। मैं आपका आभारी हूं बच्चों इस बात के लिए। और मैंने उसमें ये बताया था कि 45 में से 44 क्वेश्चन या तो नीट पीवाईक्यू है 38 ईयर के, या तो एनसीईआरटी क्वेश्चन है, या तो वो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर है। तो केमिस्ट्री में जेईई मेन करने का कुछ खासा फायदा नहीं है। और अगर आपको करना भी है तो आप जेईई मेन में 3-4 चैप्टर्स कर सकते हैं। अगर आप बहुत जोशीले और बहुत ज़्यादा इस बात को सोच के चल रहे हैं कि नहीं मेरे को केमिस्ट्री बिल्कुल ही फोड़ना है, मैं बहुत स्ट्रॉन्ग केमिस्ट्री, आपके अभी 150 नंबर आ रहे हैं केमिस्ट्री में, तो आप बस केमिकल बॉन्डिंग का जेईई मेन पीवाईक्यू कर सकते हैं, जीओसी का आप कर सकते हैं और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के पी ब्लॉक डी ब्लॉक कोऑर्डिनेशन कर सकते हैं। अगर आप 5 चैप्टर जेईई मेन के पीवाईक्यू से कर लेते हैं तो आपके लिए ये सफिशिएंट रहेगा। नीट के बच्चों के लिए बात कर रहा हूं। इस वीडियो के अंदर मैं क्या लेके आया हूं, स्पेशली ये वीडियो आपके कुछ पॉइंट्स को क्लैरिफाई करेगा। इस वीडियो को आपको अंत तक देखना है। पहला, कुछ बच्चे कहते हैं सर फिजिकल केमिस्ट्री तो हो जाएगा, ओसी और आईओसी याद नहीं हो रहा। ठीक है, अपना अपना झुकाव, अपना अपना टिल्ट है। जैसे मैं फिजिकल और आईओसी कर लेता था अपने टाइम में, मेरे से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बिल्कुल नहीं होती थी, पता नहीं क्या ही होता था उसमें मेरे से। एनीवेज, कुछ बच्चे कहते हैं सर फिजिकल हो जा रही है, फिजिकल इजियर साइड पे, कुछ का न्यूमेरिकल पार्ट स्ट्रांग होता है तो रीजनिंग स्ट्रांग है, तो कहता है मेरे से फिजिकल हो जाती है सर, आईओसी नहीं हो रही, इनऑर्गेनिक तो बिल्कुल नहीं हो रही। तो मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से एक 10 साल के 2016 नीट से लेकर के 2025 के डेटा का एनालिसिस करके ये बात बताना चाहता हूं कि फिजिकल केमिस्ट्री अगर आपको रिवाइज करनी है, लेट्स से आपको फिजिकल केमिस्ट्री का रिवीजन स्टार्ट करना है, तो किस चैप्टर से स्टार्ट करना है, कहां से कहां तक जाना है। तो हर चैप्टर फिजिकल केमिस्ट्री का चैप्टर से 10 सालों में कितने क्वेश्चन आए, एक आईओसी के हाई टू लो वेटेज चैप्टर्स, ओसी के हाई टू लो वेटेज चैप्टर। मेरी मनगढ़ंत कहानी नहीं है, ये दस्तावेज है भाई लोगों। नीट 2016 से 2025 के पेपर का एनालिसिस किया है, ये एनालिसिस बेस्ड है। उसके बाद हर चैप्टर के अंदर भी, हर फिजिकल केमिस्ट्री के चैप्टर के अंदर भी किस टॉपिक से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आए, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के चैप्टर से भी किस टॉपिक से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आए, ओसी के चैप्टर के भी किस टॉपिक से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आए, उसका आईओसी के। उससे रीजन ये है कि आपके रिविजन को एक ऑर्डर मिलेगा कि मेरे को हाई टू लो वेटेज जाना है, या मेरे को फिजिकल करनी है, ऑर्गेनिक करनी है, इनऑर्गेनिक करनी है, तो उसमें मैं किस ऑर्डर में रिवीजन करूं। मैं वेटेज वाइज ही कर लेता हूं, क्योंकि अब इस ऐसा तो है नहीं कि आप अनटच्ड रह गए चैप्टर से, अब आपको पता नहीं है कि केमिकल काइनेटिक्स में क्या होता है, इसका क्या होता है, पता ही नहीं कि व्हाट इज केमिकल काइनेटिक्स। इस सिचुएशन में से आप में से कोई भी नहीं है। ठीक है, चैप्टर वाइज जब आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं, वो भी आप एनसीईआरटी एग्जाम्पलर और नीट के 38 के पीवाईक्यू जरूर कर रहे हैं। उसके अलावा अगर आपने कहीं से किया है, आपका मन है, आपके अंदर जज्बा है, तो आप जो क्वेश्चंस गलत कर चुके हैं, जहां पर भी आपने प्रैक्टिस किया, उनको एक बार दोबारा देख लेंगे। और उसके अंदर भी इंश्योर करिए कि ये सब टॉपिक्स हैं इस चैप्टर के भाई लोगों, और इन सब टॉपिक्स की में से कौन से सब टॉपिक की वेटेज सबसे ज्यादा रही है। ये आपके माइंड में जब एक सबकॉन्शियस माइंड में जब ये पिक्चर बन जाती है, तो आपकी प्रिपरेशन को एक अलग और सही दिशा मिलती है। बच्चों, ऑनलाइन का बच्चा कंफ्यूज्ड है इस बात को लेके कि क्या पढ़े, कहां से पढ़े। इतना माल अवेलेबल है कि कोई पढ़ ही नहीं पाया। टू मच ऑफ अवेलेबिलिटी भी आपको पता है कि खराब रहती है ना। तो आइए देखते हैं, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। करेक्ट ऑर्डर फिजिकल केमिस्ट्री में, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, चैप्टर वाइज वेटेज, हर चैप्टर के अंदर डिटेल्ड टॉपिक वाइज वेटेज। बाय द वे, आपको ये पीडीएफ आपके मेरे टेलीग्राम चैनल जिसका नाम है फिजिक्स विद अंकुर सर, उसमें मिल जाएगा। और प्लीज ऐसे ही प्यार देते रहिएगा, वीडियोस को लाइक और हाइप कर दीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपको यहां पर 1 अप्रैल से धमाल मिलेगा इस चैनल पे, पढ़ाने की फिजिक्स की वीडियोस जबरदस्त मिलेंगी आपको। एंड में जैसे जैसे आप आगे आएंगे, वैसे वैसे आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, ये चीजें आपको यहां पर मिलती रहेंगी। क्योंकि वैसे मैं डीटीयू से कंप्यूटर साइंस इंजीनियर हूं। डीटीयू इज लाइक मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज ऑफ एमबीबीएस, आप ऐसे समझिए। जैसे आईआईटीज हैं वैसे एम्स है, जैसे डीटीयू है वैसे मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज है। तो मैंने वहां से टॉप ब्रांच से इंजीनियरिंग करी है, लेकिन मैंने 2023 और 2024 का
नीट का पेपर दिया था खुद ऐसे ही एवेल्युएट करने के लिए कि बच्चों को क्या क्या कष्ट होता होगा, क्या क्या दिक्कत होती होगी, क्या टाइम कम पड़ता होगा, क्या प्रॉब्लम आती होगी। तो 2023 में बायो के 38 चैप्टर, मुझे फिजिक्स केमिस्ट्री तो आती है बट बायो जीरो में, बायो में तो 38 चैप्टर्स में से बायो के मैं सिर्फ 20-22 चैप्टर ही करके गया था एंड में। रीज़न मैं नहीं एक्सप्लेन करूंगा, बहुत बार बता चुका हूं। तो उसमें मेरे 566 आए थे सिर्फ नीट में, और 24 के अंदर मैं काफ़ी हद तक बायो कर गया था, जूलॉजी कर गया था, बट बॉटनी का रिवीजन नहीं करके गया था। बड़ा इंपॉर्टेंट है बायो में रिवीजन भाई। तो सिर्फ रिवीजन ना करने की वजह से मैं बॉटनी भूल गया था, तो मेरे 605 नंबर आए थे 24 में। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं पढ़ाई को सही दिशा में कैसे लेके जाएं। ये पढ़ाई नहीं, इस वीडियो में पढ़ाई नहीं है। ठीक है, सुनिए। फिजिकल केमिस्ट्री में देखिए, फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है बच्चों। इसके अंदर हाई टू लो वेटेज चैप्टर्स, आप समझ सकते हैं कि ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हाई वेटेज के अंदर भी मोस्ट हाई वेटेज टॉपिक, या ऐसे चैप्टर जिसमें आपको कलेश हो रहा है, जिसमें आप कह रहे हैं अरे यार ये तो ना हो रहा, ये तो लग रहा है कि छोड़ ही जाऊं, तो उसके अंदर कम से कम वो तो कर लीजिएगा जो सबसे ज्यादा बार पूछा गया है। टॉप सीक्रेट है मामला, बिल्कुल टॉप सीक्रेट। चलिए आइए समझिए। केमिकल काइनेटिक्स 29 क्वेश्चंस हैं, 10 सालों का एनालिसिस है, नीट 2016 से 2025 तक। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री आपको दिख रहा है इंपॉर्टेंट है, थर्मोडायनेमिक्स, स्ट्रक्चर ऑफ एटम। आप चाहें तो रिवीजन का ऑर्डर यही रख लीजिए ना भाई, रिवीजन का ऑर्डर यही। हाँ ठीक है, रिडॉक्स की वेटेज कम है बट रिडॉक्स चैप्टर क्या है वो आप जानते हैं, देख लीजिए। इक्विलिब्रियम, कसम से इक्विलिब्रियम के साथ इक्विलिब्रियम कभी अटेन ही नहीं हुआ है। ठीक है तो आप समझ के चलिए कि यहाँ कितना पेचीदा है। 14 क्वेश्चन आए हुए एक चैप्टर पर, एक क्वेश्चन यूजुअली पर पेपर आया हुआ है भाई। यही है, मैं क्या करूँ, दस्तावेज यही कह रहे हैं। तो आप देख लीजिए कि इक्विलिब्रियम के पीछे आप मर जाते हैं बट क्या वेटेज है। केमिकल काइनेटिक्स इजियर साइड, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री 12th का बढ़िया चैप्टर, थर्मोडायनेमिक्स ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ एटम डूएबल है, मोल कॉन्सेप्ट तो करना ही पड़ता है। अच्छा आयनिक इक्विलिब्रियम अलग है भाई, सॉरी गलती से बोल दिया है, केमिकल और आयनिक दोनों मिला के है भाई सॉरी, ध्यान ही नहीं दिया मैंने तो। ठीक है, तो आयनिक और केमिकल अच्छा आया हुआ है, ऐसा नहीं है। ठीक है, बट उसके लिए आपको, अगर आपको इक्विलिब्रियम में ना कलेश होता तो मेरी बात सुन लीजिए, मैं अपने शब्द वापस लेता हूँ, आयनिक और इक्विलिब्रियम और केमिकल इक्विलिब्रियम दोनों है। ठीक है, वही मैं कहूँ कि यार 14 कैसे आ गए। ठीक है, 2 तो हर साल आ ही रहे हैं यूजुअली, तो इसमें तो आप काफ़ी आ गए। 19 और 14 आप मान लीजिए 33 क्वेश्चन, तो एवरेज 3 क्वेश्चन है पर पेपर। याद रखिए इक्विलिब्रियम में ना अगर आपको दिक्कत होती है क्वेश्चन सोर्स की, तो याद रखिएगा मेरी बात कि अगर आप एनसीईआरटी बैक क्वेश्चंस करते हैं ना इक्विलिब्रियम के विद एग्जांपल्स, मैं आपको बता रहा हूँ इससे अच्छा कोई सोर्स नहीं है दुनिया में। आप एक बार मेरे कहने पे करके देखिए, कुछ बच्चों ने किया और मुझे बोला कि सर मज़ा आ गया, ऐसे क्वेश्चन कहीं नहीं मिले, और उसके बाद नीट पीवाई की उससे। ठीक है, जीओसी आपको पता ही है, कोई कहने वाली बात नहीं है। जीओसी एल्डिहाइड्स, हाइड्रोकार्बन्स, अमाइंस, एल्कोहल, हेलोएल्केन, बायोमोलिक्यूल भी, इसमें कोई भी लो वेटेज नहीं है भाई। ओसी वैसे भी केमिस्ट्री के अंदर अब कोई भी लो वेटेज नहीं है। आप समझ गए क्यों नहीं होगा, क्योंकि केमिस्ट्री की 30 चैप्टर से केमिस्ट्री 20 चैप्टर पे आ गया। जब 10 चैप्टर हटे हैं तो एवरेज हर चैप्टर के 2 क्वेश्चन तो बनते हैं। तो केमिस्ट्री में हाई लो वेटेज यूजुअली नहीं है, बट बहुत ज्यादा हाई वेटेज वो आपको दिख जाएगा तो अच्छा रहेगा। बॉन्डिंग देखिए, पीरियोडिक देखिए, पी ब्लॉक देखिए, ठीक है, कोऑर्डिनेशन देखिए, डी ब्लॉक। तो आपको समझ आया भाई आईओसी ने तो अनर्थ मचा रखा है। मतलब आईओसी देखिए आप 47, 44, 41, 34, 28 कहीं कमी नहीं हो रहा। तो आईओसी काफी इंपॉर्टेंट है बच्चों, काफी इंपॉर्टेंट। 4 क्वेश्चन एवरेज पर चैप्टर, 3 से 4 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन, कम से कम 2-3 क्वेश्चन पर चैप्टर। तो आपको दिख रहा है आईओसी बहुत तगड़ा है। नंबर ऑफ चैप्टर बहुत कम और बहुत ज्यादा वेटेज इन चैप्टर्स की, है ना। चलिए अब आ जाइए जरा चैप्टर के अंदर भी टॉपिक्स की, आपको ये पीडीएफ मिल जाएगा। अब लास्ट 10 ईयर्स एनालिसिस फिजिकल केमिस्ट्री का क्विकली सुन लीजिए। केमिकल काइनेटिक्स के अंदर 29 क्वेश्चंस आए थे। अब वो ये हाई टू लो ऑर्डर ही चल रहा है, फिजिकल चलेगा, फिर ऑर्गेनिक चलेगा, फिर इनऑर्गेनिक चलेगा, हाई टू लो। ठीक है, प्लीज वीडियो को देखिएगा, आपको मेरी बातों से भी कुछ बातें समझ आती हैं। ऑब्वियसली मैं पीडीएफ तो आपको टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगा, बट कुछ बातें भी होती है टीचर की, वो दिमाग में जब जाती है तो बातें समझ आती है कि यार ये लो वेटेज है बट फिर भी करना है, क्यों करना है। ठीक है, आर्रहीनियस इक्वेशन और जीरो एंड फर्स्ट ऑर्डर रेट इक्वेशन, रेट कांस्टेंट मतलब सब पे ही आया हुआ है यूजुअली। बस न्यूक्लियर केमिस्ट्री जो होता है ना, 1 माइक्रोग्राम स्ट्रोंशन वाज एब्जॉर्ब्ड इन द बेबी इन द बोन्स ऑफ अ न्यूली बॉर्न बेबी, और अगर मेटाबॉलिकली लॉस्ट नहीं हो रहा तो 60 साल के बाद कितना बचेगा, हाफ लाइफ 28.1 ईयर्स। तो उस टाइप की कम आए हुए हैं। ठीक है, और यहां देख लीजिए इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज और नर्स्ट इक्वेशन वगैरह वाला पार्ट, कंडक्टेंस एंड इलेक्ट्रोलिसिस, बैटरीज, फ्यूल सेल्स, कोरोजन पे क्वेश्चन कम आए हैं। तो उसको आप बस एक A4 शीट पे लिख के शॉर्ट नोट से भी याद कर लेंगे तो चलेगा। बैटरीज याद करने में बच्चों को बहुत पेन होता है, बहुत पेन होता है बैटरीज याद करने में। तो आपने देखा कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर बैटरीज वाला पार्ट उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट ऐसा नहीं है कि पेपर में नहीं आता, बट थोड़ा सा हल्का भी कर सकते हैं उसे। ठीक है, थर्मोडायनेमिक्स देख लीजिए आप, आपको ये सारे टॉपिक्स दिख गए हैं कि क्या क्या इंपॉर्टेंट है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक सारा आपका है हेस लॉ ऑफ हीट समेशन
और उसके बाद ये वाला भी फंडामेंटल्स ऑफ थर्मोडायनामिक्स जो होता है फर्स्ट लॉ वगैरह, ये फर्स्ट लॉ वगैरह भी इंपॉर्टेंट है आपका, एंट्रोपी भी इंपॉर्टेंट है आपका, ठीक है। सेकंड लॉ पे तो क्या ही आएगा, सेकंड लॉ पे तो यूजुअली जो है ज़्यादा क्वेश्चन है नहीं एंट्रोपी के न्यूमेरिकल्स, है ना। यहाँ देखिए स्ट्रक्चर ऑफ एटम में आपने देखा क्वांटम नंबर्स और ऑर्बिटल्स पे यूजुअली क्वेश्चन दिखता है, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम दिखता है, मोर्स मॉडल ऑफ एटम दिखता है आपको, थॉमसन वॉमसन पे कुछ नहीं आएगा, हाइजनबर्ग पे एक ही आया, डी ब्रॉगली पे कुछ खास नहीं है, फोटो इलेक्ट्रिक पे कुछ खास नहीं है, क्योंकि फोटो इलेक्ट्रिक पे डी ब्रॉगली तो फिजिक्स में ही पूछ लिया जाता है ना। चलिए मोल कॉन्सेप्ट 11 क्वेश्चंस, क्वांटिटेटिव मेजर्स इन केमिकल इक्वेशंस, कॉन्सेंट्रेशंस, मोलारिटी है ना, लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, सिग्निफिकेंट फिगर पे भी एक ही क्वेश्चन दिखाई दिया है केमिस्ट्री के अंदर। तो आयनिक इक्विलिब्रियम के अंदर कॉमन आयन इफेक्ट, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, पीएच बफर बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ऑस्वाल्ड्स डाइल्यूशन लॉ, कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस, सॉल्ट हाइड्रोलिसिस पे क्वेश्चन यूजुअली नहीं देखा गया है, बहुत ही कम। सॉल्यूशंस इजी चैप्टर है, आरएलवीपी पे क्वेश्चन 6 आए, मतलब आरएलवीपी बहुत बार आप पूछा गया है, एलिवेशन मतलब सारा का सारा वहीं चल रहा है। हेनरीज लॉ या फिर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, दो ऐसे टॉपिक है जो सॉल्यूशंस में पूछे ही जा रहे हैं, ठीक है। केमिकल इक्विलिब्रियम में आपने देख लिया ली शैटलियर, और एक ये आपका केपी-केसी वाले लॉ ऑफ मास एक्शन, और केपी-केसी का रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है नीट पॉइंट ऑफ व्यू से। रिडॉक्स रिएक्शंस के अंदर ऑक्सीडेशन नंबर निकालना या फिर बैलेंसिंग, सब कुछ इंपॉर्टेंट। रिडॉक्सेशन छोटा सा चैप्टर, दो ही चीजें, ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लो, उनके सारे एक्सेप्शंस कर लो, CrO5, K3CrO8, Fe3O4, है ना, पेरोक्साइड, कैरोज एसिड, मार्शल्स एसिड, है ना, और वो थायोनेट, ये सब, ठीक है। यहां पर देख लीजिए फिजिकल मैंने बता दिया, आप ओसी देख लीजिए, ओसी के अंदर जीओसी के अंदर आइसोमेरिज्म इंपॉर्टेंट है, आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर, कार्बोकेटाइन कार्बन एंड फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी, प्यूरिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड पे भी यूजुअली क्वेश्चन आ जाता है, पिछले साल भी मोस्ट प्रोबेबली आया ही है, ठीक है। चलिए कोई कंपाउंड भी बना रखा है यहाँ पर हमने शायद साइक्लिक सा, हाँ, कहीं OH लटका हुआ है, कहीं कुछ लटका हुआ है, एनीवेज। इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट प्लस आई माइनस आई, एसिड एंड बेस की स्ट्रेंथ इंपॉर्टेंट होता है, एसिड बेसिक स्ट्रेंथ भी, ठीक है। आए कम है क्वेश्चन, बट एसिडिक स्ट्रेंथ बेसिक स्ट्रेंथ वाले क्वेश्चन लगाने के लिए ऑर्डर में लगाने वाले क्वेश्चन यूजुअली अभी ट्रेंड में है नए, है ना। आ जाइए एल्डिहाइड कीटोन्स, कार्बोक्सिलिक एसिड, भाई साहब केमिकल रिएक्शंस ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स, प्रिपरेशन प्रॉपर्टीज एसिड्स और एल्डिहाइड कीटोन्स, मतलब आपको समझ आ गया एल्डिहाइड कीटोन्स की प्रिपरेशंस और केमिकल प्रॉपर्टीज कितनी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये वही है जहां पर टॉलेंस आता है, फेलिंग्स आता है, 2,4-DNP आता है, आपको उसके बाद ये हो गया, उसके बाद सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट आता है, आयोडोफॉर्म टेस्ट यहीं आता है, उसके बाद सोडियम बाइसल्फाइड टेस्ट यहीं आता है। तो भाई एल्डिहाइड कीटोन्स सुपर इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। एल्डोल, क्रॉस एल्डोल, कैनिजारो, ये सब इंपॉर्टेंट मामला है, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट। हाइड्रोकार्बन के अंदर आपने देख लिया क्या क्या इंपॉर्टेंट है, आप रिएक्शंस ऑफ एल्कीन्स, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, रिएक्शंस ऑफ एल्केन्स, एल्काइंस, ठीक है, और प्रिपरेशन वगैरह की प्रॉपर्टीज वगैरह पे भी एल्कीन एल्कीन एल्काइन पे क्वेश्चन इस साल भी था। एल्केन्स के वो शायद मैंगनीज एसीटेट वाला कोई ऑक्सीडेशन का रिएक्शन है, कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन ना, अलग अलग रिएजेंट डालने पे अलग अलग प्रोडक्ट मिल जाता है, भले ही रिएक्टेंट सेम हो, एल्केन्स के रिएक्शन है, वो भी इस बार देखा। अमाइंस के अंदर आपको डायजोनियम सॉल्ट्स एंड अदर नाइट्रोजन कंपाउंड्स, एरोमेटिक अमाइंस, एलिफेटिक अमाइंस, ठीक है, इसमें कन्वर्जन वगैरह। एक बहुत इंपॉर्टेंट है बेसिक स्ट्रेंथ, लिखा नहीं होगा हमने, शायद इसी के अंदर इंक्लूड कर लिया होगा आगे जाके, बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ अमाइंस आपको एनसीईआरटी के अंदर क्वेश्चन मिल जाएंगे लगाने के लिए, कि एक्वस फेज में सेकेंडरी ज़्यादा होता है ना, और अगर अल्काइल ग्रुप बड़ा है तो टर्शरी ज़्यादा होगा, और अल्काइल ग्रुप छोटा है, मिथाइल है, तो फिर प्राइमरी ज़्यादा होगा सेकेंडरी के बाद में, है ना। बेसिक स्ट्रेंथ में लगाने वाले ये सब आपको मिल जाएंगे। एनिलीन इज अ वीकर बेस देन अमोनिया, इथाइल अमाइन इज अ स्ट्रॉन्गर बेस देन अमोनिया, और आपको बहुत सारे अमाइंस के एनसीईआरटी बैक में रीजनिंग क्वेश्चन हो जाएगा। मैं आपको गारंटी कर सकता हूँ कि एनसीईआरटी बैक क्वेश्चन अमाइंस के जो हैं उससे पक्का क्वेश्चन आएंगे नीट में, पक्का पक्का मतलब पक्का, ये मेरी इंट्यूशन है, ऐसा कुछ नहीं है कि मैं बाद में इसके बाद वीडियो बनाऊंगा जो कहा वही किया, जो कहा वही किया, ठीक है। मेरा मतलब ये है कि मेरी ये फीलिंग है, हमेशा क्वेश्चन आएंगे, उससे बहुत इंपॉर्टेंट है अमाइंस के एनसीईआरटी बैक, प्लीज़ करिएगा उसे, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको फीलिंग आ जाएगी देख के, आपको स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन में कलेश होता है, अमाइंस में सारे पीछे मिल जाएंगे एनसीईआरटी बैक में। दारू आ गया, एल्कोहल, फिनॉल, ईथर, ठीक है, ये आप जानते हैं, एल्कोहल्स पे, फिनॉल पे और ईथर पे, एल्कोहल पे इतने, फिनॉल पे इतने, ईथर पे इतने, तो सारे ही इंपॉर्टेंट है, कोई 8, 7 और 6 में कोई अंतर नहीं होता, मतलब होता है बट इतना नहीं होता। हेलो एल्केन्स, हेलो एरिज्म, हेलो एल्केन वाला पार्ट इंपॉर्टेंट है। पॉली हेलोजन कंपाउंड, वो डीडीटी, आयोडोफॉर्म वगैरह, उस पर ज़्यादा नहीं आया, जो थ्योरी बेस्ड है ना। बायोमोलिक्यूल आसान है, बायोमोलिक्यूल ईजी है, आप सबको आता है, आप तो सर्व ज्ञानी है बायोमोलिक्यूल में, आप बायो के बच्चे हैं, आप लपेट देंगे इसे। कार्बोहाइड्रेट्स में वही ग्लूकोज फ्रक्टोज वाली कहानी हो गई, है ना, माल्टोज, सुक्रोज, उसके बाद आपका लैक्टोज, है ना। पॉलीसैकेराइड्स में बस कौन कहाँ से जुड़ा हुआ है वो याद रख लीजिएगा, ज़रूरी नहीं है कि आप पूरा स्ट्रक्चर याद रखें, अगर आप उतना भी याद रखेंगे कौन किससे कैसे जुड़ा हुआ है,
ग्लाइकोसिडिक लिंकेज किसके किसके बीच में है, अल्फा बीटा के जो ग्लूकोज है उनमें क्या अंतर है, उतना भी काफ़ी होता है। पूरा स्ट्रक्चर नहीं होगा तो भी आप देख के समझ जाएंगे कि क्या अंतर है ग्लाइकोसिडिक लिंकेज किसके बीच में। प्रोटीन एंजाइम, वाइटामिन और न्यूक्लिक एसिड में वाइटामिन के अंदर वही सब आ जाता है कि वाइटामिन जैसे रेटिनॉल, थायामीन, राइबोफ्लेविन, है ना। उसके बाद आपका पेंटोथेनिक एसिड, पायरिडॉक्साइन, फॉलिक एसिड, साइनोकोबैलेमिन, उसके बाद आपका एस्कॉर्बिक एसिड, कैल्सीफेरोल, विटामिन डी, विटामिन ई, टोकोफेरोल, फिलोक्विनोन, विटामिन के। तो उसकी डेफिशिएंसी डिजीज और उसके सिम्टम्स जरूर याद रखिएगा। इस बार ना मैच दी फॉलोइंग आ गई थी, उसमें सिम्टम्स बी सीरीज के विटामिन में थोड़े थोड़े सिम्टम्स में अंतर होता है, वो याद रहे किसमें चिलोसिस है किसमें नहीं है, तो सब चीज़ें थोड़ी याद रखिएगा। सिम्टम्स पूछ लिए थे, है ना, क्योंकि डिजीज सबको याद रहती है, परनिशियस अनीमिया, Ig-B12 की कमी से थोड़ा समझने से कभी कई बार सिम्टम्स भी याद रखने चाहिए, ठीक है। उसके बाद आ गया भाई साहब, ओहो कोई नहीं ऐसा केमिकल बॉन्डिंग जैसा 47 क्वेश्चन है भाई, ये तो पूरा एक नीट का पेपर है, उससे भी 2 ज़्यादा ही हो गए, है ना। तो 14 बार के पेपर में एक पेपर केमिकल बॉन्डिंग का ही आया हुआ है भाई साहब। तो बॉन्डिंग में क्या इंपॉर्टेंट है क्या नहीं है मैं नहीं बताऊंगा। बैक बॉन्डिंग जो आप बहुत पढ़ते हैं वो नहीं आया हुआ पेपर में भाई वो नहीं आया हुआ, आप देख लीजिए। यहाँ तो हाइब्रिडाइजेशन, वही हाइब्रिडाइजेशन जो करते हैं ना, एक्स निकालते हैं, हाफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स प्लस मोनोवैलेंट एटम माइनस चार्ज ऑन कैटायन प्लस चार्ज ऑन आयन, उससे करके एक्स निकाल के नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर निकाल के हाइब्रिडाइजेशन निकालना। एमओ थ्योरी, डाइपोल मोमेंट, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, बॉन्ड पैरामीटर्स में भी कि बॉन्ड एंगल कब बढ़ेगा कब घटेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट। बॉन्डिंग के आप जेई मेन भी कर लीजिए पीवाई को, एक बॉन्डिंग ऐसा चैप्टर है इसमें आप जेई मेन भी कर लीजिए, क्योंकि जेई मेन करने के बाद में ना इतनी पिटाई कर देते हैं वो बच्चे की जेई मेन के अंदर कि आपको कोई और नया क्वेश्चन मिलेगा ही नहीं कहीं। जेई मेन के भी 21 से 25 तक के कर लीजिए, 26 तक के कर लीजिए, है ना, आपका काफी भला हो जाएगा। जेई ये आईओसी के अंदर अगर आप थोड़ा जेई मेन पे ध्यान दे लें तो अच्छा रहेगा, क्योंकि आईओसी में जेई मेन के अंदर भी एनसीईआरटी का बाहर नहीं आता, बट बहुत गंदा और लेंदी दे देते हैं क्वेश्चन, तो आपको थोड़ी सी आदत हो जाएगी आईओसी को झेलने की, बाल को, है ना। आ चाहिए, आ गया पीरियोडिक टेबल। भाई पीरियोडिक टेबल इतना सा चैप्टर है बट खतरनाक खतरनाक चीजें दे रखी है, आप देख लीजिए कितने सारे क्वेश्चन आपको दे देंगे। इसके अंदर बेसिकली एस ब्लॉक वेस ब्लॉक भी आ जाएगा पीरियोडिक के अंदर यहाँ पर। तो हमने शायद आपको इसके अंदर जो एस ब्लॉक के भी थोड़े जो क्वेश्चंस आए हुए हैं ना वो इंक्लूड कर रखे हैं, क्योंकि एस ब्लॉक अब सिलेबस में नहीं है, तो उसको हमने पीरियोडिक में इंक्लूड करा हुआ है, अनलेस कि वो बिल्कुल ही प्रिपरेशन बेस्ड है। अगर प्रॉपर्टीज बेस्ड है एस ब्लॉक का तो वो पीरियोडिक के अंदर ही आ जाएगा, है ना। तो पीरियोडिक के क्वेश्चन मेरे को लगता है इससे थोड़े कम आए हुए होंगे, इतने तो नहीं आए होंगे, क्योंकि इसके अंदर हमने एस ब्लॉक इंक्लूड करा है। अल्कलाइन अर्थ मेटल्स और एल्कली मेटल्स, एल्कलाइन अर्थ मेटल्स, ये एस ब्लॉक होता है बेसिकली, है ना। तो ये इसके अंदर एस ब्लॉक इंक्लूडेड है, तो थोड़ा मान लीजिए कि पीरियोडिक में 44 नहीं 30 टाइप आए होंगे, 25-30। पी ब्लॉक एलिमेंट्स, पी ब्लॉक एलिमेंट्स के अंदर आप समझिए कि वैसे ये आपका ग्रुप 13 हो गया, है ना, ग्रुप 14 हो गया, कार्बन फैमिली, कोई दिक्कत नहीं है। बट याद रखिएगा कि भले ही कम क्वेश्चन दिखाई दें आपको, बट याद रखिएगा कि ग्रुप 18 जो है ना नोबल गैस, वो 26 के लिए मुझे बहुत इंपॉर्टेंट लगता है। तो थोड़ा सा ट्रेंड से हटके भी हो सकता है कई बार, क्योंकि मैंने देखा कि जब भी स्ट्रक्चर आया ना 2025 में, हमेशा जिनॉन के कंपाउंड के ऐसा का आया, क्योंकि कलेश उन्होंने ही किया है, ग्रुप 18 ने ही किया है, सारे बनाए रहे थे कंपाउंड, कह रहे थे भाई हमारी वैलेंसी हम तो बनाएंगे कंपाउंड। अचानक से एन बार्टलेट आ गए, उन्होंने बोला O2 बना रहे, O2 PTF6, तो जिनॉन क्यों नहीं बनाएगा, एक्जी PTF6 बना डाला और लपेट लपेट के XeF2, XeF4, XeF6। तो जिनॉन के कंपाउंड्स के स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है ग्रुप 18 के, तो ग्रुप 18 को प्लीज करिएगा। छोटा सा है ग्रुप 18, बट ग्रुप 18 बहुत इंपॉर्टेंट है। 17 और 18 बेसिकली 2 ग्रुप सबसे इंपॉर्टेंट मुझे लगते हैं, आई डोंट नो क्यों, ठीक है। तो इसका मेरे पास आंसर नहीं है, बट जो मेरी फीलिंग है मैंने आपको वो बताया बस। एनीवेज और देखिए, ठीक है। कोऑर्डिनेशन के अंदर क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, नॉमेनक्लेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, आइसोमेरिज्म हो गया, एप्लीकेशंस में भी आया है इस बार, है ना। वर्नर थ्योरी, कोऑर्डिनेशन नंबर, तो कुछ इसमें बेसिकली CFT, है ना, VBT और वर्नर 3 चीजें होती हैं इसमें। बेसिकली आप याद रखिए कि CFT, नॉमेनक्लेचर, आइसोमेरिज्म और आपने VBT कर लिया तो आपका काम हो चुका है मोर और लेस चैप्टर के अंदर। बस थोड़े यूजेस याद रखने पड़ते हैं ना, वो होता है यार अपना कि साइनोकोबैलेमिन जो B12 होता है उसके अंदर कोबाल्ट होता है, वो कैंसर की मेडिसिन होती है। सिस्प्लैटिन के अंदर प्लैटिनम का कंपाउंड है, वो सब, है ना। डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स इंपॉर्टेंट टॉपिक है। डी एंड एफ ब्लॉक में ज्यादातर क्वेश्चंस कॉन्सेप्चुअल देखे जाते हैं, बस 1-2 रटने वाले होते हैं, वो KMnO4 और K2Cr2O7 MnO2 से बनाते हैं, और वो जो K2Cr2O7 वाला भी होता है वो भी आपका क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होता है प्रिपरेशन का। उसके अंदर ये इंपॉर्टेंट होता है कि MnO4 माइनस एसिडिक मीडियम में Mn2+ में कन्वर्ट होगा, I माइनस को I2 बनाएगा, H2S को सल्फर बनाएगा, ठीक है, SO2 को SO4 2 माइनस बनाएगा, नाइट्राइट को नाइट्रेट बनाएगा, ऐसे ये इंपॉर्टेंट होता है ना। क्या किस में कन्वर्ट हो रहा है वो इंपॉर्टेंट होता है, एसिडिक मीडियम में, बेसिक मीडियम में, ऐसे ही डाइक्रोमेट में भी क्रोमेट से डाइक्रोमेट बनता है एसिडिफाई करने पे,
है, बेसिक मीडियम डालने पे फिर वो क्रोमेट बन जाता है, ये चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं, ठीक है। और डाइक्रोमेट और परमैंगनेट कलर्ड होते हैं, नॉट एग्जैक्टली ड्यू टू डी ट्रांजिशन बट एक्चुअली ड्यू टू चार्ज ट्रांसफर, जो मोमेंटरली उनकी स्टेट चेंज कर देता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की, है ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। डी ब्लॉक कॉन्सेप्चुअल चैप्टर है, डी ब्लॉक में मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस और इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यूज वाले क्वेश्चंस, ठीक है। चलिए हो गए आपका एनालिसिस, थैंक यू सो मच बच्चों। मैं ये मान के चलता हूँ कि आपको इस पीडीएफ से कम आपके रिवीजन के एक करेक्ट ऑर्डर आपको मिलेगा। अगर आप एग्जैक्टली रिवीजन करना चाहते, देखिए जो मेधावी हैं वो कैसे भी कर लेंगे। मेरे को अगर कोई मेरे को बोला, या चलिए आपको कोई बोलता है ए पॉइंट से बी पॉइंट 30 मीटर की दूरी है, 3 बार कूद के जाना है, तो एक तरीका यह है कि आप 3 बार कूदिए और आप हर बार में 10 मीटर तो कूद नहीं पाएंगे, तो आप पहुंचेंगे नहीं बी पॉइंट पे, आप हार जाएंगे। एक होता है कि आप एक ही जगह पर 1 2 3 बार कूद लिए और फिर पैदल चले गए। चालाक बन जाइए बच्चों, है ना, कि आपने बोला भाई तूने यही तो बोला था 3 बार कूद के जाना है, तो मैं एक ही जगह पर 3 बार कूद गया, फिर अब जा रहा हूं, क्या दिक्कत है। तो बच्चों चीज़ों को सिंपल रखिए और एंड के 40 दिनों में अपने आप के और घंटे पुश करने की जगह, हाँ आप 10-12 घंटे पढ़िए, 4 घंटे में कुछ नहीं होता, है ना, 10-12 घंटे पढ़िए। अब आप उसको सोचेंगे मैं 12 से ज़्यादा 14 घंटे 15 घंटे 16 घंटे कर लूंगा। आप टीचर लोग ऐसा कर रहे हैं, अब बस आपको फोड़ देना है, अब आप 16 घंटे रोज पढ़िए और कोशिश करिए कि आप नींद में भी, ड्रीम्स में भी रिवाइज कर लीजिए, तो एक चैप्टर का वो भी टाइम बच जाएगा। भाई प्रैक्टिकल बात सोचनी चाहिए, मैक्सिमम 12 घंटे, और वो भी मैं आपको बता देता हूं सुबह 8 से रात के 8 बजे तक के टाइम को यूटिलाइज करिए मैक्सिमम। बस ये नहीं रात के 4 बजे तक पढ़ रहे हैं भाई, 2 से 5 सो रहे हैं, नीट के पेपर वाले दिन भी नींद ही आ गई, ये भी है। तो अपनी स्लीप साइकिल को भी थोड़ा मेंटेन करिए। सुबह 8 से रात के 8 तक जितना पढ़ना है बहुत होता है। सुबह 8 से रात के 11 बजे तक पढ़ लीजिए, बीच में 3 घंटे में 1-1 घंटे के 2 गैप हो जाएंगे, 3 गैप हो जाएंगे, बहुत है बस बच्चों। आपको बस मैंने क्विकली मैं बता देता हूं आपको, अब आप बोर हो गए हैं, ठीक है, कि ये पीपीटी और ये आपको बस एक राइट डायरेक्शन दे रही है कि आपके केमिस्ट्री का रिवीजन किन टॉपिक्स के इर्द गिर्द घूमना चाहिए और किस ऑर्डर में और कैसे घूमना चाहिए। और ये बहुत इंपॉर्टेंट था आपके लिए। फिजिकल केमिस्ट्री रिवाइज करनी है तो प्लीज इस ऑर्डर में कर लीजिए, हाई टू लो वेटेज पे जाएंगे। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री रिवाइज करनी है, इस ऑर्डर में कर लीजिए, हाई टू लो वेटेज जाएंगे। इनऑर्गेनिक करनी है, इस ऑर्डर में कर लीजिए, हाई टू लो वेटेज जाएंगे। जिस चैप्टर में कष्ट हो रहा है, जो चैप्टर आपको दुख पहुंचा रहा है, उसके अंदर देख लीजिए कौन से हाई वेटेज टॉपिक है, कौन से लो वेटेज टॉपिक है। इसकी कोई गारंटी नहीं है कि क्या होगा और क्या नहीं होगा, बट दस्तावेज तो यही कहते हैं बच्चों। दस्तावेज और एनालिसिस जो प्रत्यक्ष को प्रमाण, क्या जब मैं आपके चीज़ें प्रत्यक्ष रख दी तो उसके लिए मेरे को प्रमाण देने की ज़रूरत नहीं है। प्यारे बच्चों, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। 1 अप्रैल से आपको इस चैनल पे पढ़ाई की ज़बरदस्त वीडियोस मिलेंगी, पर्टिकुलरली फिजिक्स की। थैंक यू सो मच। इसका पीडीएफ आपको फिजिक्स विद अंकुर सर टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल होगा। ऑल दी वेरी बेस्ट फॉर योर नीट एग्जाम।